Hello students, how are you bete? Today I am going to start new chapter that is called a gravitations. Okay, and let's start in detail. What is the gravitational force? What is the universal law of gravitations? Then after it's what is the advantages use of this universal law of gravitational force? And then after we will try to solve some numericals related with the universal law of gravitations. So let's start now understand what is the gravitational force. So बेटे gravitational force हमारे पास क्या है? The force of attraction between any two particle in the universe is called gravitational force. तो हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास है, ठीक है, वो सब के सब आपस में क्या हुआ है, उनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द मून एंड अर्थ, अर्थ और मून, दीज आर हैवी बॉल. ठीक है. दिस इज लार्ज हेवनली ऑब्जेक्ट्स. हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है. तो इनमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आवर सोलर सिस्टम. ओके. सो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन and the mass of sun is maximum in this solar system, in the solar system, and all the planets are attracted revolving around the sun because of this force, and this force is known as gravitational force. Because of this force all the objects are attracted. उनमें क्या होता है दो ऑब्जेक्ट में? The force of attraction between any two particle in the universe is called gravitational force. तो हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स में होती है फोर्स, और उस फोर्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल, वी कॉल इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे. दिस टॉपिक इज ऑलवेज कम इन एग्जाम. ओके. सो वी ऑल्सो कॉल इट इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और वी कॉल इट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Okay, in these questions we will try to understand what is it is. So consider two bodies A and B having mass m1 and m2. Let r is the distance between them. तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं बेटे. ए का मास है m1, दूसरे का मास है m2. बॉडी A ऑफ मास m1, बॉडी B ऑफ मास m2. अगर ये दो बॉडीज हैं एंड सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r, तो इन दो बॉडीज में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बॉडी ए फोर्स लगाएगी बॉडी बी पे, दैट इज दिस, एंड बॉडी बी फोर्स लगाएगी बी A1 पे, दैट इज फोर्स दिस. लेकिन ये कितनी फोर्स लगाएगी ये डिपेंड करेगा इनके मास के ऊपर. जितना दोनों का मास ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ज़्यादा, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ज़्यादा. जितना डिस्टेंस इनका ज़्यादा होगा उतनी फोर्स कम. सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, force of attraction F between two bodies is directly proportional to their mass. तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास, प्रोडक्ट ऑफ मास. अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा होगा देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो मोर. अगर इनका मास कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस. तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? दोनों ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ मास पे. ओके, वी गिव द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 इज द फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस. मतलब अगर फोर्स ज़्यादा होगी अगर डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी. तो वी कॉल इट इज इनवर्सली स्केयर. ठीक है, लॉ ऑफ इनवर्स स्केयर लॉ. एंड एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्केयर. आर ये इन्वर्सली का होता है 1/r. ठीक है. एक का वैल्यू बढ़ेगा दूसरे का घटेगा. ठीक है. इफ एफ विल इंक्रीज आर विल डिक्रीज, इफ आर विल इंक्रीज एफ विल डिक्रीज. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इफ वी कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, देन वी विल सी. If we combine these two equations, that is equation number 1 and equation number 2, we will get that F directly proportional to the m1 m2 upon r square. Okay, and whenever we constant proportionality को बेटे जब भी हम ख़त्म करते हैं we always have some constant, and this constant is known as universal gravitational constant.
इस जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस. Okay, so this is our very important topic, that is drive the universal law of gravitation. Then you have to drive this law up to this one topics. Okay, but अगर आपने क्वेश्चन में पूछ लिया है फाइंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फाइंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इस इक्वेशंस को हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, आगे आ जाएगा बेटे. नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड और वैलिड फॉर फॉलोइंग. ये न्यूटन्स लॉ इज वैलिड और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड गुड, ये कहाँ पर वैलिड है? ठीक है, कहाँ पर ये वैलिड होता है? फॉर ऑल बॉडीज ऑफ एनी साइज और शेप इन द यूनिवर्स. तो हमारे यूनिवर्स में ये सब बॉडीज़ के ऊपर लगता है, चाहे उसका साइज स्मॉल हो चाहे स्मॉल साइज उसका लार्ज हो, शेप कैसी भी हो उसका, नो प्रॉब्लम, बट ये सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है दिस लॉ. नंबर 2, एट ऑल प्लेस इन द यूनिवर्स. तो आप ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड इन आवर सोलर सिस्टम, सब जगह पे ये वैलिड है. एंड एट ऑल टाइम, टुडे येस्टरडे टुमारो, कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा. ठीक है, सो दिस इज द 3 पॉइंट्स ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल होल्ड गुड. तो ये तीनों साइज पे ये साइज टॉपिक डिपेंड करता है. नेक्स्ट, अगर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी. ठीक है, तो ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कांस्टेंट जी, तो आपने ऊपर वाला जो जितना भी हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला टॉपिक किया था वो सारा का सारा सॉल्व करते जाना है, और लास्ट में आप यहाँ तक आ जाते थे ना बेटे, तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यहाँ तक आपने सॉल्व किया था, और यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, किसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का. अब जी का वैल्यू फाइंड करना है फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन में से जी का वैल्यू कैसे करेंगे, आर स्केयर को उधर मल्टीप्लाई कर दो, m1 m2 उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी. एंड कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ आर स्केयर अपॉन m1 m2. ठीक है, दिस इज द टॉपिक, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी. ओके, एक क्वेश्चन आता है बेटे एग्जाम में, व्हाट इज द एसआई यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अगर हमने इसके एसआई यूनिट्स निकालने हैं किसके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, जी के, तो वो क्या आएगा? आपको पता है व्हाट इज द एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं बेटे? फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन, और आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का स्केयर मतलब डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर. तो मीटर का स्केयर हो जाएगा ये, मीटर का स्केयर. नीचे क्या है, मास. मास के यूनिट्स क्या होते हैं, केजी. ठीक है, इसके भी केजी, इसके भी केजी, तो क्या बन गया, ये बन गया केजी का स्केयर. तो इसके यूनिट्स बन गए हमारे पास न्यूटन मीटर स्केयर केजी इनवर्स स्केयर. ये बन गए इसके एसआई यूनिट, किसके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के. ठीक है बेटे, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन, दैट इज SI unit of gravitational constant is G is equal to Newton meter square upon kg square. kg square को ऊपर ले गए तो उसका पावर्स नेगेटिव में आ गया. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं. एस व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो हम इसकी इम्पोर्टेंस अब करते हैं आगे. फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोलर सिस्टम. तो हमारे जितने सोलर सिस्टम्स हैं, ठीक है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो सन की तरफ जो सन के रिवॉल्व जो जितने भी प्लैनेट्स मूव करते हैं वो मूव ही ना करें. क्यों? क्योंकि उनमें फोर्स ही ना हो. फोर्स होगी तभी तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं. तो दैट फोर्स इज नाउन एज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आवर सोलर सिस्टम. नंबर टू आता है हमारे पास, टाइड्स इन ओशियंस आर फॉर्म ड्यू टू द
ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड वाटर इन द ओशंस। ठीक है, अब मैं इसको आपको डायग्राम के साथ बताता हूँ। ये देखिए, सपोज दिस इज द okay, this is our earth, this is our E for earth, ये अर्थ है, एंड लेट दिस इज द मून, M फॉर मून। ठीक है, अब ये मून जो है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड दिस एलिप्टिकल शेप्स। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये मूव करता है, अगर मून मूव करता है ना यहाँ पे, तो कोई टाइड्स नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही मून अर्थ के लेफ्ट और राइट में से पास आउट होता है, तब इसका मून का और अर्थ का डिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगी? ज़्यादा। तो अर्थ के ऊपर जितना भी ओशन का वाटर है वो ऐसे टाइड्स बनेगी, वो वाटर मून की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइड्स जो होती है वो ज़्यादा आती हैं बिकॉज एट द टाइम ऑफ फुल मून। ठीक है, तो फुल मून के टाइम पे, बिकॉज द मून इज वेरी क्लोज टू आवर अर्थ सरफेस, दैट इज वाई द टाइड्स आर फॉर्म। टाइड्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड ओशियन वाटर। थर्ड है हमारे पास, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जितने भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, इनसेट 5A, इनसेट 6A, या फिर जितने भी हम इंडिया में सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, ऑल द सैटेलाइट्स मूव्स अराउंड द अर्थ। तो मूव्स अराउंड द अर्थ, तो उनमें कौन सी फोर्स होती है? बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ में कौन सी फोर्स होती है? दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये सैटेलाइट अर्थ के आसपास ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं एंड गिविंग अस ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग वेदर फोरकास्टिंग and another informations. Fourth point is atmosphere, जिसको हम envelope of gases कहते हैं, of the earth is possible due to the gravitational force of the earth. जितने भी बेटे हमारे पास gases हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, all the gases have certain masses and because of earth at a certain height, these gases are certain height, तो उनमें क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और हमारा एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट वन इज रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। रेनफॉल जितनी भी होती है, तो रेन अर्थ के सरफेस पे क्यों आती है? बिकॉज उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। स्नो का भी मास ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कंडेंस फॉर्म में होके इट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। We stay on the earth because of gravitational force. अगर हमारी बॉडी का मास एंड मास ऑफ अर्थ दोनों में कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप कोई भी चीज़ को ऊपर हवा में फेंकते हैं, कहाँ पे आती है? वापस नीचे, ऑन द अर्थ सरफेस। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटे, तो ये थे इसके इम्पोर्टेंस। लेट स्टार्ट सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद द ग्रेविटेशंस। अब ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। नाउ यू नीड टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ जी। कैपिटल जी का वैल्यू जो हमने फाइंड किया था एफ मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू अर्थ की जो हमारे पास ग्रेविटेशनल वैल्यूज होती है ना, कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जिसको हम कैपिटल जी कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू को आप याद रखिए, ठीक है बेटे। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, मास ऑफ अर्थ इज m1, उसका मास कितना बेटे? m1 का 6 इंटू 10⁻24 kg एंड मास ऑफ मून कितना है? m2 7.4 इंटू 10⁻22 kg and distance between earth and moon is r is equal to 3.84 into 10⁵ किलोमीटर। डिस्टेंस को हमने हमेशा किस में लेना बेटे? मीटर में। तो डिस्टेंस हमें किस में दिया है? किलोमीटर्स में। मास को किस में लेना हमने? केजी में। तो ठीक है, मास दोनों का m1 m2 केजी में है, बट डिस्टेंस किस में बेटे? किलोमीटर में। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 1 किलो
मीटर्स में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ तो 10⁻³ करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। कैलकुलेट द फोर्स F इफ G इज गिवन। अगर आपको G का वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, मास m1 m2 है, कैलकुलेट क्या करना है आपने? फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन वैल्यूज। व्हाट आर द वैल्यूज गिवन टू यू? m1 m2 r को जो डिस्टेंस होगा वही चेंजेस इनटू मीटर। देन वी हैव कैपिटल G। ठीक है, कैपिटल G वही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद लास्ट में यू विल गेट दिस आंसर। ओके बेटे, सो ट्राई दीज क्वेश्चंस, उसके लर्न कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको इस चैप्टर के सारे अपनी फिर कॉपी के ऊपर आपने नोट डाउन भी करने हैं। ठीक है, एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस न्यूमेरिकल आल्सो। ओके बेटे, नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।